यार दुर्भाग्य देखिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, जो गुजरात का चीफ मिनिस्टर है लंबे समय तक, वो उसका स्टेटमेंट आज पहले पन्ने में सब जगह छप रहा है कि वो जो साबरमती पे सिनेमा आया, देखिए धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। यानी जब एक फिक्शनस वर्क, एक सेल्यूलाइड वर्क होगा तो सच्चाई सामने आएगी। तो आप सरकार में, केंद्र में और राज्य में भाड़ झोंक रहे थे क्या? और ऐसा लग रहा है कि जैसे जब भी ये कोई खबर मणिपुर की आती है अखबार में, लोग फ्रंट पेज पर पढ़ते हैं और इसके बाद भूल जाते हैं। कुछ आइडिया भी नहीं लगाया जा सकता है कि वहां पर इंटरनल हालात क्या होंगे। बोलने वाले प्रदेश के गोर पट्टी के लोग है ना, वो न तो नॉर्थ ईस्ट के लिए, न साउथ इंडिया के लिए, न देश के दीगर हिस्सों के लिए संवेदनशील है। वो गाय के लिए चिंता होते हैं, गोबर के लिए चिंतित होते हैं, गेहूं के लिए चिंतित होते हैं, लेकिन जो इसी देश का इंसान है, जो उनकी तरीके की विचारधारा, भोजन, धर्म की परंपरा को नहीं मानता है, उसके लिए लोग कोई सेंसिटिव नहीं होते हैं। कि अब इस देश में जिन इलाकों में भी असंतोष होता है या असंतोष को दबाने के लिए एक्सट्रीम पुलिस फोर्सेस का इस्तेमाल होता है, उसके पीछे गणित एकमात्र होती है, जमीन में छुपे हुए मिनरल्स को अडानी अंबानी को सौंपने की साजिश। तो इलाके वहां पे 16 हाथी मर गए। वो हाथी क्यों इधर से उधर भाग रहे हैं? क्योंकि आपने हसदेव के जंगल अडानी को दे दिए। जब बड़े स्तर पर 1 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हाथी कहां जाएगा? वो बस्ती में आएगा। धंधा है उसी बिसाहड़ा में, जहां पर एक एयरफोर्स के आदमी के बाप को एक गौ मांस फ्रिज में रखने के शक में मार दिया गया था, और बाद में जांच में मालूम पड़ा था उसको गौ मांस नहीं है। उसी बिसाहड़ा में अभी 40 करोड़ रुपए का गौ मांस जब्त किया पुलिस ने। पकड़ा गया, सही बात। जो ट्रकों से लद के बंगाल से यहां तक आया था। यदि बंगाल से ग्रेटर नोएडा मांस लद के आया तो पूरा यूपी से आया होगा। बिल्कुल। यूपी के पूर्वांचल से शुरू होकर पश्चिमांचल तक, पूर्व से पश्चिम ने पूरा यूपी तय किया है। सब जगह नोट है बटे, और यहां तक आ गया। और यहां भी जो पकड़े गए हैं उसमें एक ही मियां भाई है, बाकी चारों हिंदू राष्ट्र वाले ही हैं, जिनके लाल गाल हो गए हैं, जो सूखे छुआरे से कुर्सी पर बैठने आए थे। अब उस गंगा में जो जो पुराना केस था, उसमें मुलायम सिंह से लेकर मायावती तक के नाम थे, और अब इनके भी जुड़ गए। तो सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक दूसरे को बचाते रहते हैं। आपको संवेदनहीनता आपको बताऊं, उप मुख्यमंत्री जी तो उत्तर प्रदेश के, वो तो पूरी दुनिया में प्रचार करते घूम रहे हैं। अब हमारे यहाँ दंगे नहीं होते हैं, गुंडे नहीं होते हैं, फलाना नहीं होता है। हालांकि मुझे लगता है वो अपना प्रिय दैनिक जागरण ही नहीं पढ़ते हैं। दैनिक जागरण के 5 एडिशन पढ़ ले तो उनको समझ में आ जाएगा कितने गुंडे और दंगे हो रहे हैं। और स्मॉग टावर लगाने का मतलब है कि आप एक जो है उसमें वैक्यूम क्रिएट करिए, जिससे वहां PM 2.5 कण उसकी ओर आकर्षित हो और वहीं आकर ट्रैप हो जाएं। वो चाइना में भी देख के आया था, पेचिंग में, वो स्मॉग टावर। लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर, जो उसका प्लेसमेंट था, जो उसका साइज था, यहाँ पे तो उसको उन्होंने जैसे होता कि रावण के बच्चे खड़े कर दिए थे। सलाम नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, indiaclimatechange.com से। स्वागत है पंकज जी आपका। पंकज जी, आज की पहली खबर मणिपुर से उठाएंगे। मणिपुर की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। 3 मई 2023 से आज लगभग 18 महीने हो चुके हैं और वहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। हिंसा के स्वरूप बदले, हत्याएं हुए, बलात्कार हुए, नरसंहार हुआ, भीड़ ने बलात्कार किया, मिसाइल हमला तक हो गया। अब सांसदों, विधायकों और मुख्यमंत्री के पैतृक आवास में भी हमला हो रहा है। और बच्चों का अपहरण कर लेना, 8 महीने के बच्चे का अपहरण कर लेना, 2 साल के बच्चे का अपहरण कर लेना, फिर उनकी हत्या कर देना, औरतों की हत्या कर देना, ये इतना आम हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मणिपुर उस देश का हिस्सा ही नहीं है। ना प्रधानमंत्री को फुर्सत है, ना गृह मंत्री को फुर्सत है। गृह मंत्री ने अपनी 2 पब्लिक मीटिंग्स रोक दी। ये अखबारों की खबर बन गई है कि उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग्स को स्थगित कर दिया है और अब वो जो है सुरक्षा समीक्षा कर रहे हैं मणिपुर की। लेकिन मणिपुर के हालात नहीं बदल रहे हैं पंकज जी। मणिपुर में जो ताजा हिंसा का दौर शुरू हुआ है जिरीबाम से, जिरीबाम वो जगह है जो असम की सीमा से लगी हुई है, और असम वो जगह है जहां का चीफ मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट का ओवरऑल इंचार्ज कहलाता है, ऑफिशियल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का। और वो पिछले 6 महीने से झारखंड में वोट मांग रहा है। न उनको असम की चिंता है, न शेष नॉर्थ ईस्ट की चिंता है।
जिरीबाम में जो ये ताजा हिंसा की घटनाएं हुई है, इसमें हुआ हम्म। ये कि कुछ कुकीज को पुलिस ने मारा और ऐसा कहा गया कि वो लोग थाना लूट रहे थे। उस दौरान कुछ लाशें वहां नदी में मिली। इसको लेकर जो कुकीज है, वो इस चीज उनका कहना है कि पुलिस ने उन लोगों को घर से उठाया और गोली मार दी। और वो कह रहे हैं कि जब तक इनका प्रॉपरली पोस्टमार्टम नहीं होगा इंडिपेंडेंट रूप से, तब तक हम लाश नहीं लेंगे। इस चीज को लेकर कुकीज गुस्से में है। वहीं जो मेतेईस है, उनका ये कहना है कि उनके लोगों की लाश नदी में मिली और कुकीज अभी भी आतंकवादी हमले कर रहे हैं। अब इसके अंदर अकेले इतना मसला नहीं है। मणिपुर में अब आप देखिए कि मैं आपको एक घटना बताऊं। मणिपुर में गांव गांव में बहुत सारे पोल्ट्री फार्म थे जो नॉर्थ ईस्ट में पूरे में एग्स की और पोल्ट्रीज की सप्लाई करते हैं। ये अच्छा। न्यूज दिल्ली का मीडिया कतई नहीं बता रहा है कि पिछले 8 दिन में वहां पर लाखों मुर्गियां मर गई, क्योंकि वहां पर जो नगास ने रोड जाम शुरू किया, उसके कारण उनका पोल्ट्री फूड होता है, उसकी सप्लाई रुकी हुई पिछले 15 दिन से। जब फूड सप्लाई नहीं मिली तो स्टारवेशन से, भूख से मुर्गियां मर गई है वहां पे। एक चीज। दूसरी चीज, वहां पर दो तरह के और आंदोलन बहुत बुरी तरीके से जोर पकड़ लिया, जिसके अंदर नागरिक समाज भी शामिल है और अलग अलग कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। पहला है जो इन्होंने 6 जिलों में अफसपा लागू किया है, तो उसमें मेती कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं और सभी लोग शामिल हैं। वहां पर बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं अफसपा को हटाने के लिए। आपको याद होगा, इसी अफसपा को हटाने के लिए जब वहां पर कुछ साल पहले नग्न महिलाओं ने प्रदर्शन किया था, तो पूरे विश्व पूरी उसकी निगाह में आया था। ठीक बिल्कुल। वही जो संगठन है पैबा, मीरा पैबा, वो सब लोग एक बार फिर अफस्पा के खिलाफ है। इसके अलावा हम्म। वहां पर जो सीमावर्ती राज्य है, वहां पर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है। जो लोग म्यांमार से जो ओपन सीमा लगी हुई मणिपुर और नागालैंड की, मिजोरम की, सॉरी, उसको बारबेटिंग करने के खिलाफ है। उनका कहना है कि चूंकि वहां पर अभी उन लोगों ने वहां आना जाना भी बंद कर दिया, क्योंकि पहले क्या था, दोनों तरफ 25 किलोमीटर आना जाना लोगों का जारी था। उनका कहना है कि हमारी जो नगाज है, चिन्स है वहां पर, उन लोगों की नातेदारी, रिश्तेदारी, शादियां ऐसे ही सदियों से आपस में होती रही। यदि बाउंड्री लगा दी जाएगी तो ये बंद हो जाएगी। और वहां की इतनी जटिल सामाजिक व्यवस्था है। और आप देखिए, वहां पर सीमा पर एक गांव है, वहां पर केवल तमिल है, और वो तमिल वहां पर लगभग 100 साल से। उन तमिल हम्म। बस्तियों का जिक्र कभी लाला लाजपत राय ने अपनी पहली ऑटोबायोग्राफी में किया था। वो ठीक वैसे ही तमिल बर्मा में भी है, उस तरह उन लोगों की नातेदारी, रिश्तेदारी। वो लोग आमतौर पे, बहुत सारे लोग तिपहिया ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनका काम इधर से उधर लोगों को लेके जाना। वो कहते हैं कि हम लोग तो अपनी जमीन से कट जाएंगे। तो मणिपुर जो है, इस समय मल्टी डायमेंशन असंतोष का शिकार है। और आप देखिए कि यानी इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, पिछले 1.5 साल से वहां सरकार का मौन रहना। आपने वहां पर अनुसुईया उइके सरी की गवर्नर को चुपचाप हटा दिया। चीफ मिनिस्टर कभी कोई बयान नहीं देते हैं। अमित शाह जो है, पहले 3 दिन जाके वहां पे रह चुके हैं। उन्होंने वहां पे क्या किया? और एक गोपनीय खबर है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। वहां पर शांति शुरू हो गई थी 2 महीने पहले, इतना हम्म। तनाव नहीं था। अचानक न जाने क्या हुआ कि संबित पात्रा कई बार हेलीकॉप्टर लेके वहां गया। वहां कुछ हम्म। कुछ कम्युनिटी को मिला। संबित पात्रा के लगातार दौरे हुए मणिपुर में, और उसके बाद में वहां पे फिर से अशांति हो गई। क्योंकि दुर्भाग्य है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जहां पर काम करती है, वहां डिवाइड एंड काट के, ये जो कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, ये बांट के काटने का काम ही करती हैं। ये वहां पर बहुत लंबे समय से मैतेई, हिंदू, कुकीज, क्रिश्चियन इस मॉड ऑफ एपनिटी पे काम कर रहे हैं। और उसी का दुर्भाग्य है कि कम्युनिटी से एक नहीं हो पा रही है। ईमानदारी की बात है कि आज की तारीख में एन वीरेंद्र सिंह की सरकार अल्पमत में है। और सबसे शर्मनाक ये है, एन बीरेन सिंह इसका दोष पिछली कांग्रेस सरकार पे दे रहा है, जबकि उस पिछली कांग्रेस सरकार में भी यही चीफ मिनिस्टर था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। नहीं अब तो ये पंकज किसको जी, दोष दे रहा है? मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि दो समुदायों के बीच में ऐसा क्या हो गया, मतलब
ऐसी कौन सी बात है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 साल के बच्चों को उठा लेना और उनको मार देना, 6 साल के बच्चे को उठा लेना और उनके मार देना, ईदर ऑफ द कम्युनिटी के हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी के। जो अभी हाल का मामला है उसमें किसी मैतेई के भी, समुदाय के यस। बच्चों, हाँ, अभी जो मामला है उसमें मैतेई समुदाय के बच्चों को उठाया है और औरतों को उठाया है। पर मुद्दा ये कि आखिरकार नेता उनको क्या ऐसा भड़का दे रहे हैं, क्या ऐसा डिवाइड कर दे रहे हैं कि उनकी अपनी कोई आंतरिक चीज नहीं जाग रही है और वो बच्चों की तक हत्या कर दे रहे हैं। ऐसा कौन सा राजनीतिक हित मिल रहा है? और रही बात इसकी कि ये अल्पमत में है कहाँ? ये तो नेशनल पीपल्स पार्टी ने समर्थन वापस लिए, 7 विधायक थे इनके, और बीजेपी के खुद ही 37 विधायक हैं। नहीं, उसके आप अल्पमत में इसलिए है क्योंकि बीजेपी के साथ में जो 10 कुकी एमएलए हैं वो लगभग इनका साथ छोड़ चुके हैं। इसलिए कह रहे हैं आप अल्पमत में। यस। ओके। हम्म। वो तो अभी पिछले महीने इन्होंने सभी एमएलए को दिल्ली बुलाया था, यहाँ पर शांति वार्ता शुरू हुई थी। आपको याद होगा, उसकी बड़ी दिल्ली के मीडिया में बड़ी चर्चा थी, केंद्र सरकार पहल कर रही है। लेकिन हम्म। नॉर्थ ईस्ट के मीडिया में बहुत स्पष्ट था कि इट इज एब्सोल्युटली आई वॉश, इस पे कभी कोई इस पे मसला नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो कुकीज हैं अब वो अपने अलग राज्य की मांग पर, ऑटोनोमस मांग पर टिके हुए हैं। और जो मैतीज हैं वो खुद चाहते हैं कि ये अलग हो जाए, क्योंकि वहां कुकीज। पर संसाधनों के बंटवारे का एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो गया है। क्योंकि क्या है कि जो कुकीज है, जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनके पास ना संसाधन ज्यादा है, उनके पास में पॉपुलेशन कम है। जबकि मैतेइस प्लेन में रहते हैं, उनके पास में संसाधन कम है, वो लोगों के लोग नौकरी में बहुत ज्यादा, ये जो बहुत सारी जो चीज चल रही नौकरियों को लेकर। सबसे बड़ी चीज जो मुझे महसूस होता है कि अब इस देश में जिन इलाकों में भी असंतोष होता है, या असंतोष को दबाने के लिए एक्सट्रीम पुलिस फोर्सेस का इस्तेमाल होता है, उसके पीछे गणित एकमात्र होती है, जमीन में छुपे हुए मिनरल्स को अडानी अंबानी को सौंपने की साजिश। आप देख लीजिए, मैं, हो सकता है आपको विषयांतर लग रहा हो, लेकिन पिछले एक महीने में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के जो सटे हुए इलाके हैं, वहां पे 16 हाथी मर गए। वो हाथी हम्म। क्यों इधर से उधर भाग रहे हैं? क्योंकि आपने हसदेव के जंगल अडानी को दे दिए। जब बड़े स्तर पर 1 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, तो हाथी कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही। वो बस्ती में आएगा। और कहीं बिल्कुल। कोई उसको करंट से मार रहा है। कितना मासूम था, एक 2 साल के हाथी के बच्चे के मुंह में पोटाश का गोला फट गया और उसकी सूंड फट गई। वो जगह जगह पानी में अपनी सूंड डालते घूम रहा था, उसका एक पैर नष्ट हो गया। हम्म। जब केरल में ऐसी घटना हुई थी, तो आप देखिए कितने बड़े स्तर पर उसकी चर्चा कर दी थी लोगों ने। लेकिन यही घटना छत्तीसगढ़ में हुई है, तो आपने दिल्ली के मीडिया में चर्चा नहीं सुनी नहीं, होगी। कहीं नहीं। वही तो मुझे और आप आश्चर्य है कि देखिए, जब आप कह रहे हैं कि मुर्गियों का वहां इतनी सारी मुर्गियां मर गई, मैं सोच नहीं रहा हूँ कि नहीं चार चर्चा होगी इसकी। मैं कह रहा हूँ वहां 400 आदमी मर गए हैं, 400 नागरिक मर गए हैं वहां मणिपुर में लगभग, और कोई चर्चा नहीं है। तो जानवरों की चर्चा कहाँ कोई से चर्चा करेगी? नहीं। और दुर्भाग्य देखिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, जो गुजरात का चीफ मिनिस्टर है लंबे समय तक, वो, उसका स्टेटमेंट आज पहले पन्ने में सब जगह छप रहा है कि वो जो साबरमती पे सिनेमा आया, देखिए धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। यानी जब एक फिक्शनस वर्क, एक सेल्यूलाइड वर्क होगा, तो सच्चाई सामने आएगी। तो आप सरकार में, केंद्र में और राज्य में भाड़ झोंक रहे थे क्या? हम्म। यानी हम, सही बात। और आप देखिए कि, और इस पे कोई जो ये मुर्गा मंडी है नोएडा की चर्चा नहीं कर रही कि जिस मोदी को भारतीय जनता पार्टी या संघ ने केवल इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया क्योंकि वो प्रचार मशीन है, सरकारी संसाधनों के साथ में चुनाव प्रचार कर सकता है। उस आदमी को अचानक ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के बीच में से, प्रचार के बीच में से, वो अफ्रीका चला गया? अमित शाह प्रचार छोड़ के दिल्ली आ गए। बिल्कुल सही बात है। ये और ये ये जटिल राजनीति है। बिल्कुल, आपके जो और इसके जो जो आप है, बोल रहे हैं उससे लग रहा है कि देश में जो भी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मणिपुर का जो कन्फ्लिक्ट है, या फिर और भी जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके पीछे आर्थिक राजनीति है। बेसिकली अर्थशास्त्र घुसा हुआ है। कहीं ना कहीं जो है यस, संसाधनों का बंटवारा करना है, संसाधन किसी अपने लोगों को देना है, और इसीलिए कन्फ्लिक्ट पैदा किए जा रहे हैं। बिल्कुल। पर ये और आप मणिपुर देखिए का ना कि बहुत संसाधन, भयावह है पंकज जी। ये इस तरीके से लग रहा, आज आज लगभग हर हर अखबार के फ्रंट पेज पर है,
और ऐसा लग रहा है कि जैसे जब भी ये कोई खबर मणिपुर की आती है अखबार में, लोग फ्रंट पेज पर पढ़ते हैं और इसके बाद भूल जाते हैं। कुछ आइडिया भी नहीं लगाया जा सकता है कि वहां पर इंटरनल हालात क्या होंगे। देखो, ईमानदारी की बात बताएं, जो हिंदी बोलने वाले प्रदेश के गोर पट्टी के लोग हैं ना, वो न तो नॉर्थ ईस्ट के लिए, न साउथ इंडिया के लिए, न देश के दीगर हिस्सों के लिए संवेदनशील है। वो बिल्कुल। गाय के लिए चिंतित होते हैं, गोबर के लिए चिंतित होते हैं, गेहूं के लिए चिंतित होते हैं, लेकिन जो इसी देश का इंसान है, जो उनकी तरीके की विचारधारा, भोजन, धर्म की परंपरा को नहीं मानता है, उसके लिए लोग कोई सेंसिटिव नहीं होते हैं। पर और इनकी सेंसिटिविटी संवेदनशील मरी हुई है बनना पंकज जी। इनकी सेंसिटिविटी तो मरी। धंधा है, धंधा है। उसी बिसाहड़ा में जहां पर एक एयरफोर्स के आदमी के बाप को एक गौ मांस फ्रिज में रखने के शक में मार दिया गया था, और बाद में जांच में मालूम पड़ा था उसको गौ मांस नहीं है। उसी बिसाहड़ा में अभी 40 करोड़ रुपए का गौमांस जब्त किया पुलिस ने, पकड़ा गया, सही बात। जो ट्रकों से लद के बंगाल से यहां तक आया था। यदि बंगाल से ग्रेटर नोएडा मांस लद के आया तो पूरा यूपी से आया होगा। बिल्कुल। यूपी के पूर्वांचल से शुरू होके और पश्चिमांचल तक, पूर्व से पश्चिम ने पूरा यूपी तय किया है। सब हम्म। जगह नोट है बटे, और यहां तक आ गया। और यहां भी जो पकड़े गए हैं उसमें एक ही मियां भाई है, बाकी चारों हिंदू राष्ट्र वाले ही हैं। चारों हिंदू राष्ट्रवादी हैं, सही लेकिन बात। इस पे कोई हत्या करने नहीं जा रहा है, इस पे कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने नहीं जा रहा, क्योंकि ये बड़ी कंपनियों का काम है जो सब राजनीतिक दलों को चंदा देती है। हमारी संवेदनाएं जो हैं इतनी घटिया स्तर पर पहुंच चुकी हैं, हम ओकेजनली वो गड़बड़ गड़बड़ करती हैं। अब आज देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया की जो एक रिसर्च छपा है, वो एक हम्म। सरकारी संस्थान ही है, वो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। हम्म। उनके शोधार्थियों ने पूरे देश में रिसर्च किया कि जो इतना हल्ला हो रहा है कि पूरे देश में लोगों को इतना बड़ा फ्री अनाज मिल रहा है, वास्तव में क्या है। तो उसमें मालूम पड़ा कि देश में 28% अनाज बेनिफिशियरी तक पहुंच ही नहीं रहा है, जिसका जो एक चौथाई एक चौथाई बेनिफिशियरी तक जिस अनाज ही नहीं पहुंच रहा। जिसकी राशि होती है 69,000, 69,000 करोड़ रुपीस। और 69 इस करोड़ काम में सबसे उसमें सबसे अव्वल उत्तर प्रदेश है, जहां पे 33% लोगों को नहीं पहुंच रहा है। बताइए। सबसे जर्जर स्थिति है। और उस उत्तर प्रदेश में जहां पर 2001 से 2008 तक कई लाख करोड़ रुपए का अनाज बेनिफिशरीज को पहुंचा ही नहीं, और वो ट्रॉलियों में भरकर नेपाल के रास्ते अफ्रीका तक गया। उस पे एक पीआईएल लगी। सीबीआई ने लखनऊ हाईकोर्ट की पीठ में हलफनामा दिया कि इस मामले में 30,000 मुकदमे कायम होने, कई सौ आईएएस अरेस्ट होंगे, इतनी मशीनरी ही हमारे पास नहीं है। और मुझको ऐसा लगता है कि वो आजाद भारत का अभी तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है, जिस पे कोई राजनीतिक दल चर्चा नहीं करता है। हम्म। और ठीक वही घोटाला, उसी हम्म। तरीके का घोटाला, ये इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल रिलेशन ने कर दिया। 33%। आप सोचो कि हम 80 करोड़ लोगों के अनाज की बात कर रहे हैं, उसमें से 28%, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज है, उसका 33% ही मान ले, जो रिसर्च वाले कह रहे हैं। तो आप सोच रहे थे कि ये पैसा किसके पास जा रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है। बिल्कुल सही बात है। 69,000 करोड़ रुपए घोटाला अच्छा खासा घोटाला है। दूसरी बात ये कि आप जैसे कह रहे हैं कि 33% लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो 33% जो उत्तर अनाज है प्रदेश वो में। कहीं बेचा जा रहा है। हाँ, उत्तर अब प्रदेश में ही सही। आप 33% का हिसाब लगाइए कितना होगा, 5 साल का, 7 साल का। सही बात। जिनके लाल गाल हो गए हैं, जो सूखे छुआरे से कुर्सी पर बैठने आए थे, अब उस सही। गंगा में जो जो पुराना केस था, उसमें हम्म। मुलायम सिंह से लेकर मायावती तक के नाम थे, और अब इनके हम्म। भी जुड़ गए। तो सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं, एक दूसरे को बचाते रहते हैं।
यही हो इस पर कोई चर्चा ही नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं है चर्चा ना। तो और हमारे हम उत्तर प्रदेश में हम चर्चा किसी भी चीज पर नहीं करते। जैसे आपने कहा ना कि साउथ इंडिया के बारे में हमारी कोई संवेदनशीलता नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमारी नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं है। कुछ नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या नॉर्थ इंडियंस के बारे में हमारी संवेदनशीलता है? जो झांसी में जो मामला हुआ उसको लेकर कितने लोग सड़क पर उफ, उतरे हैं? उफ, आप सोचिए वो 10 बच्चे तो सीधे जल गए, एक बच्चा आज मरा है। आज की खबर है कि एक बच्चा और एक्स्ट्रा मर गया बेचारा इलाज के दौरान। हाँ, इलाज के दौरान मर गया। और उसमें आपको संवेदनहीनता आपको बताऊं, उप हम्म। मुख्यमंत्री जी तो उत्तर प्रदेश के, वो तो पूरी दुनिया में प्रचार करते घूम रहे हैं, अब हमारे यहाँ दंगे नहीं होते हैं, गुंडे नहीं होते हैं, फलाना नहीं होता है। हालांकि मुझे लगता है वो अपना प्रिय दैनिक जागरण ही नहीं पढ़ते हैं। दैनिक जागरण के 5 एडिशन पढ़ ले तो उनको समझ में आ जाएगा कितने गुंडे और दंगे हो रहे हैं। अभी परसों घोसी में दंगा हुआ, 2 मोटरसाइकिल वाले आपस में लड़ गए, एक मोटरसाइकिल वाले ने दूसरे को चाबी से मार दिया, उफ, और उसके बाद में जो घायल था वो अस्पताल गया, दूसरा गुट अस्पताल में पहुंचा। पहले अस्पताल में मारा पीटी हुई, उसके बाद में पुलिस खड़ी होकर देख रही है, दोनों गुट एक दूसरे पे गुम्माबाजी कर रहे हैं। वो दंगा नहीं है योगी जी की निगाह में। हम्म। ये बहुत बड़ी खबर कहीं देखी भी नहीं होगी आपने घोसी की। तो नहीं अब नहीं आप नहीं देखिए नहीं। झांसी की खबर आप देखिए। वो हम्म चूना डालने वाली तो चलो ठीक है, बेचारे शायद ब्रजेन पाठक ने नहीं बोला होगा, किसी लोकल लेवल के आदमी ने कर दिया होगा। लेकिन ब्रजेन पाठक की महानता आपको बताएं, वो माइक पे बाइट दे रहे हैं, हमारे स्टाफ ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जबकि लोकल सब लोग बता रहे हैं कि वहां पर पूरा स्टाफ भाग गया था, वहां पे केवल पब्लिक ने लोगों की जान बचाई है। जो जिसके हाथ में जिसका बच्चा आ रहा था दे रहा था, एक को साजिद करके, उसकी तो 2 जुड़वा लड़कियां थी, दोनों मर गई, लेकिन उसने 7 बच्चों की जान बचाई। हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है, वहां पे हम्म स्टाफ नहीं था, पाठक जी झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला हम इसकी कड़ी जांच कर रहे हैं। भैया क्या जांच कर रहे हो? उन्होंने बोला हम 3 तरफा जांच कर रहे हैं, एक हम्म डिपार्टमेंटल, एक पुलिस की जांच, और तीसरी हम्म मजिस्ट्रियल जांच। अब आप एक चीज बताओ, एक सरकारी अस्पताल में प्रॉपर्टी जल गई, हम्म। तो प्रॉपर्टी जब 2 करोड़ की जल गई तो आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो करोगे ही करोगे, नहीं तो उसको किस बट्टे खाते में डालोगे? बिल्कुल। पाठक जी इस बात पे बात नहीं कर रहे कि उस हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च करके आपने एक हम्म अलार्मिंग सिस्टम लगाया था, और अलार्मिंग सिस्टम अकेले इसका नहीं था कि कहीं आग लगेगी तो अलार्म बजाएगा, उसके साथ में वहां पर स्प्रिंकलर्स लगे थे, जिससे बिल्कुल। तत्काल उससे पानी फेंका जाना था। वो पूरा हम्म तंत्र काम ही नहीं कर रहा था, आप उस पर बात नहीं कर रहे। दूसरा उन्होंने बोला पुलिस की जांच। अरे भाई, जब 10 लोग मर गए, आग लगी, तो पुलिस की जांच तो होगी होगी, आप नहीं बोलोगे तो भी होगी। तीसरा कह रहे मैंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए। अब आम आदमी सोचता मजिस्ट्रेट की जांच, जबकि सीआरपीसी में साफ साफ लिखा हो कोई भी मर्ग मर्ग है ना, संदिग्ध मौत, कोई भी संदिग्ध मौत होती है तो उसे मजिस्ट्रियल जांच होती है। और मजिस्ट्रियल जांच क्या होती है? हमारे यहाँ जो नायब तहसीलदार होता है ना, वो कार्यपालन दंडाधिकारी कहलाता है। तो बिल्कुल। मजिस्ट्रियल जांच आपकी, आप क्यों बोल रहे हो कि आपने, वो जुडिशियल जांच तो है नहीं। हम्म। बोल रहे हम 3 स्तरीय जांच कर रहे हो, तो सभी जगह होते वो तो, यानी एज पर, यदि आप नहीं बोलोगे तो भी होगी। बिल्कुल। ये हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश पंकज के। जी, पंकज जी एक सवाल इसमें और है जो बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि आप इसको समझेंगे। वो ये कि बहुत मुश्किल से आजादी के बाद बहुत मुश्किल से कोशिश करके इंसेंटिवाइज करके लोगों को परिवारों को सरकारों ने ये कोशिश की कि किसी तरीके से सुरक्षित प्रसव के नाम पर यानी कि सुरक्षित डिलीवरी Yes. हो जाए इसके लिए सरकारी अस्पतालों में लोगों को आना शुरू करवाया गया, उनको लाया गया। ठीक है। अब आप सोचिए अगर सरकारी अस्पतालों में नवजात बच्चे मरेंगे और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप देखिए वो जो आप गोरखपुर में 2017 में हुई थी जिसमें गोरखपुर में 81 लोग मरे थे जिसमें 63 बच्चे थे। 63। अभी 6 महीने पहले की बात है, दिल्ली में ही विवेक विहार में हुई शायद घटना है किसी बेबी केयर हॉस्पिटल में, हाँ, उसमें भी 10 बच्चे मर गए 10 और बच्चे वहां मर भी गए आग उसमें। लगी थी और कहीं पर भी अलार्म सिस्टम काम नहीं करता है ना यहाँ पर अलार्म सिस्टम काम। आप सोचिए कि क्या हम अब आप ये सोचिए कि गरीब व्यक्ति क्या अस्पताल जाने के लिए
राजी होगा आसानी से। मुझे तो लगता है वो दाई सिस्टम फिर से आ जाएगा। लोग सोचेंगे कि इतनी मेहनत से मुश्किल से बच्चा आया है, कम से कम जिंदा तो बचे। अस्पतालों क्या भरोसा, आग वहां हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है कि वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो जाए, पता नहीं क्या होगा। ट्रू, सही है, इस, इस तरीके से तो भारत बिल्कुल पीछे सही। चला जाएगा। हमने बड़ी मुश्किल से हाँ भाई, मैटरनल मॉर्टेलिटी जो रेट थी वो आजादी के समय 1,000 थी पंकज जी, पर 1 लाख महिलाओं में 1,000 औरतें मर जाती थी बच्चे देने के दौरान। आज आज जो है 103 हो गई है। 103 हो लेकिन गया। जब हाँ लेकिन जब लोग आएंगे ही नहीं अस्पतालों में तो फिर से बढ़ने लगेगा ये सब। बिल्कुल। देखिए क्या है कि हम धीरे धीरे एक ऐसा तंत्र विकसित कर रहे हैं जिसपे आम आदमी का भरोसा ही ना हो। वो 33% जिनके नाम पे अनाज चला जा रहा है, वो क्या इस तंत्र को भरोसा करेंगे? जो 36 बच्चे जल गए या 11 बच्चे मर गए, उनके तंत्र के लोग इस तंत्र को भरोसा करेंगे? क्या मणिपुर को लगता है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है? क्या घोसी में वो पुलिस वाले जिनके सिर फट गए वहां पर, उनको लगेगा कि वहां पर कुछ एक तंत्र काम कर रहा है? अब तंत्र की मैं आपको बताऊं, आज के दैनिक भास्कर में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है मध्य प्रदेश के सागर, हम्म बीना, बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश के जिलों की, कि वहां पर जो अधिकांश शिक्षक है, जो हम्म परमानेंट सरकारी नौकरी पे, जिनको लगभग 80,000 से ज्यादा सैलरी मिलती, उन सबने 3,000 से 5,000 रुपए में एक शिक्षक रख रखा है। वो उनकी जगह स्कूल में पढ़ाता है। तो जो शिक्षक जी हैं, जो सरकारी शिक्षक हैं, वो अपने फुल टाइम में किसी मंत्री, नेता, विधायक, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो ये एक मध्य प्रदेश तो दुर्भाग्य से व्यापम प्रदेश के नाम से इतना बदनाम हो गया है कि वहां की जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, वो हम्म संदिग्ध है, उसका चरित्र संदिग्ध है। तो अब आप सोचिए कि जब एक शिक्षक ये कर रहा है, चलो दिल्ली में तो कुछ साल पहले यहाँ पे सफाई कर्मचारी पकड़े गए थे। दिल्ली में ऐसे सफाई कर्मचारी को लाहौरी कहते थे ना, एवजी, मेरे एवज में कोई काम कर रहा है, बाकी जो मूल सफाई कर्मचारी वो नेतागिरी कर रहा है, और उसने 4-5-6 हजार रुपए में सफाई वाला रखा है, वो गली में झाड़ू लगाता है। तो झाड़ू लगाने वाले तो चलो ठीक है कि मान सकते हैं, लेकिन शिक्षक की सोचो, बट्टू राजा हैं कोई, वो वीरेंद्र खटीक को खीर खिला रहे हैं जब उनको क्लास पढ़ानी चाहिए, और फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं। उनकी जगह 3,000 रुपए में एक अहिरवार लड़की है, राजा साहब तो खीर खिला रहे हैं और अहिरवार लड़की 3,000 में पढ़ा रही है। हम्म। तो ये तंत्र पे धीरे धीरे आरएसएस और बीजेपी चाहती कि आप इतना अविश्वास करो कि बोल दो कि नहीं यार, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और ये व्यवस्था खराब है, इसको बंद कर दिया जाए। पब्लिक ही बोल दो, फिर हम बोले चलो अपन तो मनुस्मृति सबसे अच्छी थी। यही है, ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि प्रमुख इंस्टीट्यूशन हमारे बर्बाद हो रहे हैं। आप चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, चुनाव आयोग देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, और अब यहाँ हॉस्पिटल्स को देख लीजिए। अच्छा, एक एक चीज सोचिए पंकज जी, कि हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में सबसे ज्यादा गरीब आदमी जाता है, तो जो मर रहे हैं वो बेचारे गरीब ही हैं, उनमें से कोई सक्षम व्यक्ति तो होगा नहीं। नहीं, इसीलिए कोई फर्क दुर्भाग्य, नहीं पड़ता, इसीलिए कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क तो कुल मिला के ये कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अगर हमारा ध्वस्त होगा तो आप कह रहे हैं कि आरएसएस और भाजपा को फायदा होगा, और ये पुनः हमें मनुस्मृति और उस ओर ले जाएंगे जहां शोषण फिर से अवश्यंभावी हो जाएगा। मैं आपको हिंदू राष्ट्र के लोगों की हरकत बताना चाहूंगा। हिंदू राष्ट्र वाले जो लोग हैं, हम्म वो आदतन उपद्रवी हैं। उनको गाली देने को मियाँ नहीं मिलेगा तो वो अपने ही किसी को कूटेंगे। इसका अभी उदाहरण कल सामने आया है शिमला में। हाँ, शिमला में रामकृष्ण मिशन की लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है, तो उस हम्म पे कोई ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो भी कब्जा चाहते हैं। तो वहां हिमालयन पर ब्रह्म। कुछ प्रवचन चल रहे थे, कुछ कलश स्थापना हो रही थी, तो एक गुट आया, दोनों ही हिंदू राष्ट्र वाले हैं। तो हम्म उन्होंने फिर वहां पे पहले पत्थर फेंके, फिर महिलाएं भी थी, लठ भी चले, कुर्सी भी चली। पुलिस वाले पहुंचे तो पुलिस वाले भी पीटे गए। अब जब उसकी वीडियोग्राफी से लोगों को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करना शुरू किया, तो मालूम हम्म पड़ा कि अधिकांश जो लोग यहाँ पर उपद्रव कर रहे थे, पत्थर चला रहे थे, वो सब अभी 15-20 दिन पहले जो शिमला में संजौली में एक मस्जिद को अवैध बताकर वहां पर उपद्रव हो रहे थे, वहां पर भी पत्थर चलाने में और उधम करने में, मारापीटी करने में वही लोग शामिल थे जो यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की जमीन पे कब्जा करने में शामिल है। यानी बहुत स्पष्ट है कि जिस दिन इनका
मुसलमानों को दबा देंगे, ईसाइयों को दबा देंगे, उसके बाद में फिर ये आपस में आपको भी रगड़ेंगे। क्योंकि कोई भी जो सांप्रदायिक सोच का आदमी है, जो उपद्रवी आदमी है, जो ये सब जो 33% अनाज नहीं पहुंच रहा है लोगों को, जो 33% वाला पैसा बच रहा है, तो उसी से तैयार सांड है ये तो, फुर्सत है। देखिए, छुट्टा सांड है ये। इनको यहाँ नहीं तो वहां कहीं ना कहीं सींग मारना है, क्योंकि इनको अन्न खाने को 33% से मिल रहा है। ये बिल्कुल सही कहाँ से बात। तैयार होते हैं? ये गुंडे कहाँ से तैयार होते हैं जिनके भरे पेट हैं? ये सोचने की उसी बात। 33% से तैयार होते हैं। बिल्कुल। वही 33% अनाज कहीं अवैध तरीके से बेचा जा रहा है, उससे जो धन आ रहा है उसको इन दंगा फसाद और इन्फ्रिंज एलिमेंट्स को ऊपर उठाने, बढ़ाने और इनका विकास करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी एक आपने शायद देखा होगा, शायद दैनिक जागरण में ही था। सुब्रमण्यम स्वामी किसी समारोह में बोल रहे थे, अशोक सिंघल का वो समारोह था, उनका क्या था अशोक मुझे याद सिंघल नहीं की है। याद में था, हाँ। हाँ, हम्म, तो हम्म, कि सभी हिंदू, जो आपने ये शिमला वाली घटना बताई ना, तो मुझे याद आ गया, वो बोल रहे थे हम सभी हिंदू हैं और हम सबको एक होना चाहिए और हमें सब हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए, ना कि हमें हम्म। सेकुलर होने पर गर्व होना चाहिए, हमें हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। यहाँ तो दोनों हिंदू आपस में लड़े जा रहे हैं और कोई लड़ा भी नहीं रहा कि लोग संपत्ति और पैसे के लिए लड़ रहे हैं। ये बेसिकली आर्थिक हिंदू राष्ट्रवाद है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे। वो तो ही है। आर्थिक सुनील संसाधनों पर जोशी भी कब्जा। हिंदू सुनील जोशी भी हिंदू था, गोविंदाचार्य भी हिंदू थे, हिंदू गिरोह के सदस्य थे, है ना? बिल्कुल। तोगड़िया भी हिंदू था, तोगड़िया भी हिंदू ही था ना। हाँ, तो और ये क्या। सब लोगों को हम लोग कैसे मान ले कि ये लोग हिंदू राष्ट्र वाले नहीं है भाई? है ना? सही यही बात चीजें है। यार। नहीं तो राष्ट्र ही नहीं क्योंकि बचेगा तो क्या हिंदू राष्ट्र करेंगे ये? जब राष्ट्र ही नहीं बचने वाला है तो क्या हिंदू राष्ट्र करेंगे पंकज जी? दुर्भाग्य है मैंने, और हम सब लोग इसी संवेदना में अटके हुए हैं। हमारी जो चीजें हैं, हमारे जंगल से हाथी मारे जा रहे हैं, हमें कोई संवेदना नहीं है ना? हमारे यहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं, हमें कोई उसकी चिंता नहीं है ना? 40 करोड़ का गाय का मांस जब्त होता है तो उसकी चिंता नहीं है। हम नाम देखते हैं, धर्म देखते हैं, उसके बाद में हम संवेदनशील बनते हैं। कई बार बिल्कुल लगता सही। है कि मैं कल वो सोनी पे एक फ्रीडम एट मिडनाइट जो एक एपिसोड आया है उसको देख रहा था, और उसके अंदर 1920 के आसपास जीना ये कहते हुए सुन रहा था। उसके अंदर वो पता नहीं, मैंने उसका कहीं ऑथेंटिक नहीं, लेकिन उसमें कहते होना था कि गांधी जो ये धरने प्रदर्शन की जो फौज तैयार कर रहे हैं, ये आजाद भारत में यही सब लोग देश की सरकार के लिए संकट बनेंगे, कि जहां तहां धरने देंगे, जहां जहां तहां उपद्रव करेंगे, जहां तहां ये करेंगे। हम मान लेंगे, जब जब ये चीज कह रहा था, तो वो गुजरात का जो हिंदू मुस्लिम सेकुलर फ्रंट था उसके चेयरपर्सन हुआ करते थे। बताइए। ठीक है। तो उसके बाद जिन्ना सांप्रदायिक हुआ, जो हम्म। उसकी एक अलग स्टोरी। लेकिन मुझे लगा कि उस समय भी उस नेता ने सोच लिया था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा इस देश में। हम्म। हम यानी धरने प्रदर्शन जो जेन्युइन मसले पे हो रहे हैं, जो जेन्युइन मसले पे हो रहे हैं, चाहे कोलकाता में लड़की के वाला मसला था, या आरजी फिर करो। अभी भी जो पंजाब में किसानों के मसले पर है, या और यूपीपीएससी का कई क्या? मसले हैं। यूपीपीएससी ठीक है ना? वाला मामला। यूपीपीएससी यूपीपीएस वाला से तो। है ना? हम जिन जेन्युइन मसलों पे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं उसमें पुलिस लठ हो जाती है, उसमें आप कुटाई खाते हो। और जो अवैध किस्म के धरने होते हैं, गौ मांस पकड़ा गया है, गौ मांस है, चलो बिसाहड़ा में हमने आदमी को कुचल कुचल के मार दिया। अभी ऐसे ही एक केस मालूम पड़ा है हरियाणा का भी, जिसके अंदर 2 लोगों की हत्या कर दी, उसमें जांच में मालूम पड़ा कि गौ मांस था ही नहीं। हम्म। उसके वो लिए तो। भीड़ इकट्ठी होगी, है ना? हम्म। संजौली में मस्जिद, वही मस्जिद
कि जिन 5 मंजिलों की बात कर रहे हो उससे ऊंचे तो वहां पे वैसे भी भवन बने हुए हैं, और यदि बाईलॉज के अकॉर्डिंगली मंजिलें बनाने की वहां बात आई तो शिमला के आधे मकान टूट जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारी संवेदना उसके लिए, फिर जब वहां कोर्ट में मामला चला गया तो हमने चलो अपन रामकृष्ण मिशन में ही पत्थर चलाते। आपस में है ही ना? लड़ गए हैं तो बेसिकली, बस वही संसाधनों के कैप्चर करने की लड़ाई है, और ये पता नहीं असल किस चीज चीज के है लिए कैप्चर संसाधनों करना को। चाहते हैं। हाँ, सर, अब देखिए दिल्ली समेत पूरे नॉर्दर्न इंडिया में कितना भीषण पोल्यूशन है। PM 2.5 इस पोल्यूशन का लगभग 25% हिस्सा है, और ये कितनी ज्यादा संख्या में मतलब लंग डिजीज क्रिएट करेगा इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ज्यादातर जगह दिल्ली के जो स्टेशन, लगभग 36-37 स्टेशन है इनके, जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, उनमें लगभग 500 AQI है। हालत खराब है, पूरे 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 दिल्ली की हालत खराब है। कोई कह रहा है गैस चेम्बर बन गया है, कोई कह रहा है कि अब यहाँ सांस लेना मुश्किल है, लेकिन एक्शन कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। वही जो आप बताते हैं ना कि ये तो एनुअल सियापा है, वो एनुअल सियापा चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। अरे अभी ये कार्तिक पे अभी 3 दिन पहले हम्म। पटाखे छिड़ रहे थे। हाँ, फिर भाई से चल भारतीय रहे। जनता पार्टी के नेता जो है, जिम्मेदार नेता हैं, वो सब कह रहे थे कि बजाते रहो, ये तो धर्म का हिस्सा है। जबकि वास्तव में उनके लिए धर्म का हिस्सा केवल डॉक्टर और दवाई वालों से कमीशन खाना है। जितने ज्यादा बीमार होंगे उतने ज्यादा हम पैसा कमाएंगे। हम्म। आप देख लीजिए इस देश में क्या कहते हैं कि वो गुड़ खा के गुलगुले से परहेज करना है। सब जानते हैं कि दिल्ली में जाम के कारण प्रदूषण हो रहा है। आज ग्रेड 4 लागू हो गया, बहुत सारे स्कूल बंद कर दिया, ऑफिस बंद कर दिए, लेकिन हम्म। जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, यानी जो ये जो सालाना तमाशा होता है प्रगति मैदान में, हम्म। वो आपने बंद नहीं किया, उसके कारण प्रगति मैदान और उसके आसपास दिन भर जाम है। प्रगति मैदान और उसके आसपास जाम होने का मतलब है कि पूरा दिल्ली जाम है। बिल्कुल सही बात। आप उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे ये म्यूजिक कंसर्ट हो रहे हैं, हम्म। रैलियां निकल रही हैं, जो सड़क जाम का कारण हो रहे हैं, उस पर तो आप काम कर नहीं रहे हो। यहाँ पर क्या कहते हैं, हम कृत्रिम बारिश कराएंगे, जबकि करीबन 10 करोड़ रुपए के इनके स्मॉग टावर जो 2 साल पहले लगाए थे, और 10 करोड़ हम्म। के स्मॉग टावर के साथ में 5 करोड़ के विज्ञापन दिए थे, वो सब खराब खड़े हुए हैं। वो प्रूव हो गया कि वो काम ही नहीं करते हैं। पर इन्होंने तो मॉडल तो बाहरी देशों से उठाया था ना इसका, जो स्मॉग टावर है, वो कोई नई चीज वो तो है नहीं। वो चाइना में भी देख के आया था, पेचिंग में, हम्म। वो स्मॉग टावर, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर, जो उसका प्लेसमेंट था, जो उसका साइज था, हम्म। यहाँ पे तो उसको उन्होंने वो जैसे होता है कि रावण के बच्चे खड़े कर दिए थे, लक्ष्मण के मार पर में हाँ, रावण, वैसे ही थे, है ना। बहुत छोटे छोटे, ऐसे ही लग रहा था। सही कह रहे हैं आप। और स्मॉग टावर लगाने का मतलब है कि आप एक एक जो है उसमें वैक्यूम क्रिएट करिए, जिससे वहां PM 2.5 कण उसकी ओर आकर्षित हो और वहीं आकर नहीं ट्रैप नहीं, हो जाए। सबसे बड़ी चीज आप देखिए, हमारा सक्शन। पूरा तंत्र है कि हम लोग ऊपर से बाल्टी खोल देते हैं और नीचे पोछा लगाते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा बाथरूम ही गीला है, सूख ही नहीं रहा। अरे भाई, जब आनंद विहार में डीजल की बसेस आएंगी, जब ज्ञानी ऑर्डर पे रोज 10,000 ट्रक आके खड़े होंगे, तो आप वहां पे स्मॉग टावर लगा के क्या करोगे? पहले तो ये को बंद करो ना। अब आपने दिल्ली में आज से डीजल की बसेस बंद कर दी, लेकिन दिल्ली से 1 मिलीमीटर दूर उत्तर प्रदेश में तो बंद नहीं हुई। हम्म। ज्ञानी बॉर्डर जो है दिशा गार्डन से सटा हुआ है, वहां से हम्म। लेके मोहन नगर तक का जो इलाका है, वहां पे कम से कम 10,000 ट्रक हम्म। मूव कर रहे हैं, पार्क हो रहे हैं, और वो पूरा इलाका कच्चा है। अब आप इस उफ। समय यदि इस बेल्ट को आके देखेंगे तो अभी आधा दिन बीत चुका है, धूप नहीं दिख रही है, क्योंकि डस्ट के कारण इतना जबरदस्त स्मॉग है, और यहाँ पर तो कोई कम्यूट होना बंद नहीं हुआ। तो आप जो पॉल्यूशन, ऐसा नहीं होता ना कि चलो दिल्ली की सीमा आ गई, यहाँ पे एमसीडी का 100 रुपए का टैक्स देना होगा तो अब हम नहीं चलते हैं। ठीक है, यदि गाजियाबाद में, अब बहादुरगढ़ जो है लगातार 500 पे है। लगातार 500 पे, सही बात। तो अब
बहादुरगढ़ में यदि है तो द्वारका में क्यों नहीं होगा भाई? बिल्कुल मियावाली सही कह नगर रहे में हैं क्यों नहीं पंकज जी। होगा? पंकज जी, एक और वाइडर क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइमेट के मुद्दे पर, पर्यावरण के मुद्दे पर सभी ने गिव अप कर दिया है। जो अभी 11 नवंबर से जो यहाँ शुरू हुआ था अजरबैजान बाकू में, यूएनएफ ट्रिपल सी बाको की में। जो, हाँ, यूएनएफ ट्रिपल सी की जो बैठक हुई थी, उसमें भी कोई आउटकम नहीं निकला है। ठीक है, हमारी आपकी बात पहले भी हुई है, कोई भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी पर्यावरण पर कोई प्रोग्राम नहीं करता है। कोई भी बड़ा डिजिटल मीडिया पर्यावरण पर कभी कोई प्रोग्राम नहीं करता है, क्योंकि व्यूज नहीं आएंगे। तो आप ये सोचिए लोगों में अवेयरनेस कैसे पहुंचेगी? कभी पहुंच ही नहीं सकती। 65% आपको बताएं कि बामुश्किल आपके यहाँ पर। दिल्ली जी। में हम्म। पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण होता है, यहाँ पर एक समय में 1 करोड़ व्हीकल का चलता है। 1 करोड़ जब व्हीकल चलते हैं तो हम्म। 0.25 पीएम से भी बारीक रबर के कण जो आपके टायर से निकलते हैं, प्लस आपकी जो बैटरी का फ्यूल है, जो फ्यूम है, वो हम्म। जमीन से 10 मीटर ऊंचाई से कम पर यही छाया रहता है। आपने कभी इस एंगल से सोचा है? आपका जो टायर की घिसाई हो रही है, उसके हम्म। पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं? आपकी जो बैटरी चल रही है, बैटरी के एसिड के जो फ्यूम निकल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? ऊपर तो स्मॉग है, वो तो चल ही नहीं पा रहा है। आप खूब दूसरों को दोष चला, जिस तक आप गाड़ी चलाएंगे, चाहे इलेक्ट्रिक की चलाएं, चाहे सीएनजी चलाएं, हम्म। आपके टायर तो बंद होंगे नहीं और बैटरी बंद नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बंद नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि बस इस कि अवेयरनेस होनी चाहिए इसमें और किया क्या जा सकता है? जब तक अवेयरनेस नहीं सबसे फैलाई बड़ी जाएगी। चीज है, जी। सबसे बड़ी चीज है, जब तक आप गांव से लोगों का शहर की ओर आना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम्म। नगर को महानगर, कस्बे को नगर, अर्ध कस्बे को कस्बा और गांव को कस्बा बनाने की जो हमारी भीड़ चल रही है, हम्म। किसी सड़क पे इस देश की आप देख के निकलो, अब आपको पूरी जगह बदसूरत बदरंग से ईंट के मकान दिखेंगे जिसपे प्लास्टर भी नहीं है। बिल्कुल। ये जितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं इतनी जगह देशों में गया, इवन एशियन कंट्रीज की भी आप बात बताऊं, चाइना को हम्म। ले लो चाहे इजिप्ट को ले लो, ये एशिया के ही हिस्से हैं। मैंने हम्म। कहीं पे सड़क पे धूल और पत्थर नहीं देखे। वो दिल्ली में तो आपको कनॉट प्लेस में भी धूल मिल जाएगी और पत्थर मिल जाएंगे। हम इसका निराकरण क्यों नहीं कर पा रहे? आप सोचो कि हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इकोलॉजी को लेकर, वो डस्ट के कारण हो रहा है। हम डस्ट कंट्रोल पे अभी तक काम ही नहीं किया हमने, है ना? बिल्कुल सही। हम दूसरा है कि हमारे पास में कोई स्टडी नहीं है व्हीकल सेग्रीगेशन को लेकर। दिल्ली के हम्म। जितने मेट्रो स्टेशन हैं, दिल्ली के हम्म। जितने बड़े मार्केट हैं, वहां पर सड़क पे पार्किंग करना, बैटरी रिक्शा तरीके लोगों को बीच सड़क पे चलने देना, किस सड़क पर किस स्पीड का वाहन नहीं चलेगा, उसके रेस्ट्रिक्शन को लागू करना कहीं पे है ही नहीं। यदि आपके पास एक कार है, उसका नियम है, यदि BS4 की कार है तो उसका नियम है कि आपको 40 की स्पीड पे चलोगे तो सबसे कम इमिशन होगा। लेकिन आपके आगे तो 10 की स्पीड वाला बैटरी रिक्शा चल रहा है, उसके आगे साइकिल रिक्शा चल रहा है, उसके आगे जुगाड़ चल रही है। तो आप तो 10 की स्पीड पे चल रहे हो, तो आपका जो इमिशन है वो कंपेरेटिवली 100% ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। हमने सड़कों को डिवाइड नहीं किया है अभी तक कि किस वाहन के लिए यह सड़क होगी नहीं और किस पे ये सड़क पे ये वाहन चलेंगे। मैं आपको चाइना की बताऊं, जो ओल्ड चाइना है, जहां हम्म। पर एक मार्केट है शिगार के सेब का मार्केट है, पुराना चाइना, पुराना हम्म। पैचिंग, सॉरी, हम्म। वो बहुत सकरा सा है, पतली सी गलियां हैं, वहां पर पूरा मार्केट है, वहां पर कोई भी व्हीकल इंक्लूडिंग द साइकिल अलाउड नहीं है। लेकिन वहां हम्म। पर जो बसेस चलती हैं, वो बसेस को वो सड़क पे चलाते हैं और बिजली से चलाते हैं। अच्छा। ऊपर जैसे अपने मेट्रो के या इलेक्ट्रिक के तार होते हैं ना, तो हाँ उस हाँ। टाइप के हैंगर से बस चल रही। एक तो बस लेन से नहीं भागती है, हम्म। दूसरा स्पीड से नहीं भागती है, तीसरा उस लेन पे कोई नहीं आता है फिर। अब हम्म। हमारे यहाँ चलाना, आपको मेट्रो है, उसके लिए आप कई करोड़ रुपए खर्च करोगे कि हम पिलर लगाएं, ये लगाएं, कराएं। वहां पे वो सीधे बस चला रहे, इलेक्ट्रिक बस। और हम्म। ये मैंने 2000
11 से 12, 13, 14 4 बार गया हूँ मैं। तो सबसे पहली बार 2011 में गया था, तब मैंने वहां देखा था। हम्म। हमारे यहाँ सब जाते हैं, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी घूमने जा रहे हैं यूरोप, वहां से व्यवस्था देखने। लेकिन वो व्यवस्था किस चीज की देखते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। पहली बार डॉलर देखते हैं। चलिए ठीक है पंकज जी, अब इसको यहीं खत्म किया जाए। ठीक ठीक। हाँ ठीक हाँ।